नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं आचार्य आकाश शर्मा और आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है परिधि। जी हाँ बच्चों, परिधि पर आज इस समय आप देख रहे हैं एनसीईआरटी सिलेबस क्लास 10th की संस्कृत विषय की पुस्तक जिसका नाम है शेमुशी भाग 2। शेमुशी भाग 2 का पाठ संख्या 1 यानी प्रथम पाठ शुचि पर्यावरणम, जिसका नाम है शुचि पर्यावरणम। आज आप ये पढ़ रहे हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्लास 10th है, उसको कहते हैं संस्कृत में 10वीं, क्योंकि कक्षा है इसलिए स्त्रीलिंग शब्द है। विषय आपका संस्कृत है ही। तो बच्चों, हम आप इसको शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले प्रथमा पाठ शुचि पर्यावरणम, अर्थात हिंदी में अर्थ होता है इसका पर्यावरण शुद्ध हो। पर्यावरण शुद्ध हो। तो जैसे कि इस पाठ के नाम से आपको पता लग रहा है कि बात यहाँ पे पर्यावरण की होगी। पर्यावरण शुद्ध हो यानी पर्यावरण के बारे में बात होगी। तो जी हाँ, ये जो चैप्टर है हमारा, इसमें हम पर्यावरण के बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आजकल बड़े बड़े शहरों में बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है। हर तरह का प्रदूषण होता है ना। चाहे ध्वनि प्रदूषण हो, गाड़ियों का शोर इतना ज़्यादा है, गाड़ियों के शोर से कि लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। तो वायु प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या है ही। हवा इतनी दुर्गंध है, हवा में इतनी गंदगी है कि लोगों का सांस लेना मुश्किल हो जाता है। दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में अक्सर हम देखते हैं। तो हवा प्रदूषण, जो वायु प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, इस तरीके से खाद्य पदार्थ खाने पीने के अंदर भी मिलावटें ज़्यादा हो रही है। हम सभी जानते हैं कि जैसा जितना हम बड़े शहर में रहेंगे उतना हमें ज़्यादा वहाँ मिलावट वाली चीज़ें मिलेगी, बजाय छोटे शहर या गाँव में रहने की अपेक्षा। तो कुल मिलाकर के जैसे कि आप प्रदूषण देख पा रहे हैं, सुन पाते हैं, अलग अलग महसूस कर पाते हैं, उसी प्रदूषण के ऊपर हमारे कवि ने इस पाठ को लिखा है। और ये मूलभूत पहले पहले जो चैप्टर है इसमें प्रदूषण को लेकर के चर्चा की गई है। आप लोग क्लास 10th के विद्यार्थी हैं, तो क्लास 10th के विद्यार्थियों को एक अलग अलग विषयों पर भी सोच चिंतन रखना चाहिए। इसी उद्देश्य से पहला पाठ यहाँ पर देवी स्तुति की बजाय हमारे कवि ने हमारी इस किताब में पर्यावरण के बारे में चिंतन मंथन करते हुए हमें ये चैप्टर दिया है। चलिए, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पाठ की रूपरेखा, जो पाठ की शुरुआत में आपको किताब में दिख पा रही होगी कि आपकी शुरुआत में 4.5 लाइन का आपका दिया गया है पैराग्राफ। उस पैराग्राफ में इस पाठ की भूमिका के बारे में बात हो रही है। तो चलिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं अपनी किताब में, जो आप सब देखें और मुझे सुने। लिखा है अयम पाठ, यानी यह पाठ जो है आधुनिक संस्कृत कवि है। आधुनिक मतलब आज के युग के जो संस्कृत कवि है उनके बारे में है। तो आज के युग के कवि, ऐसा होता है कि लोगों को लगता है कि संस्कृत बहुत पुरानी प्राचीन भाषा है, देव भाषा है, और संस्कृत में जितना भी हमें उपलब्ध है गद्य साहित्य या पद्य साहित्य, ये सब प्राचीन काल का है, ऋषि मुनियों के द्वारा ही लिखित और रचित है। आज के युग में बहुत कम ऋषि मुनि होते हैं जो ऐसा लिखते हैं, है ना। सब कुछ जो है वो पुराना ही है। तो लोगों को एक ऐसी सोच है बेसिकली, लेकिन ये बात सही नहीं है। आज के युग में भी ऐसे ऐसे ऋषि मुनि, साधु संत और कवि हो रहे हैं संस्कृत भाषा के, जो गद्य और पद्य दोनों साहित्य को लिखते हैं। तो ये जो हमारे पाठ के रचनाकार है, ये आधुनिक युग के संस्कृत कवि है, जिनका नाम है हरिदत्त शर्मणः। तो कवि का नाम क्या हुआ हमारे इस पाठ के कवि का नाम है हरिदत्त शर्मणः। हरिदत्त शर्मणः इस पाठ के कवि का नाम है। और शर्मणा दरअसल जो होता है, हिंदी में शर्मा होते हैं ना, वो संस्कृत में शर्मणा हो जाते हैं। तो इस पाठ के रचनाकार का नाम है हरिदत्त शर्मणः। और उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था संस्कृत में अपनी खुद की रचनाओं का, उसका नाम था लसलतिका। क्या नाम था? लसलतिका। ये उनके ग्रंथ का नाम है, जो आपकी किताब में भी दिया हुआ है। पहली लाइन में आप देख पा रहे हैं लसल टीका जो है इनकी रचना है, वहां से ये पाठ मूल रूप से संकलित अस्थि यानी लिया गया है। ठीक है, तो ये बात क्लियर हुई। पहले पाठ का नाम क्या है? शुचि पर्यावरणम। उस पाठ का अर्थ क्या होता है? पर्यावरण शुद्ध हो। क्योंकि वैसे बच्चों, आप देखते होंगे कि ना बहुत सारे लोगों को चैप्टर्स के नाम याद नहीं रहते हैं। लेकिन जिन लोगों को चैप्टर्स के नाम याद होते हैं, तो उन्हें चैप्टर्स के नाम के हिंदी अर्थ नहीं पता होते हैं। हम लोग परिधि वाले जो लोग हैं, वो आपको चैप्टर्स को डिटेल से समझाएंगे। एक एक क्वेश्चन आपको हम यहाँ पे हल करेंगे।
कोई मान लो को पूछ ले कि अच्छा आप संस्कृत पढ़ते हो, बोला हाँ हम पढ़ते। बोला कहाँ, ऑनलाइन पढ़ते हो, बोला हाँ जी पढ़ते। बोला अच्छा कौन सी ऐप पर, आप बोलेंगे परिधि पर, परिधि नाम की ऐप है उसमें हम पढ़ते। बोला अच्छा जी पहले पार्ट का नाम बताइए, आप बता देंगे शुचि पर्यावरण में। उसके बाद क्या होता है, अधिकतर बच्चे वहां कंफ्यूज हो जाते हैं। लोग पूछते हैं कि अच्छा उस पार्ट का नाम का अर्थ क्या होता है, हर पार्ट के नाम का हिंदी अर्थ होता है ना, उसका क्या होता है। आधे से ज्यादा बच्चे वहां कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन हम आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे, हम आपको एक एक चीज क्लियर करके चल रहे हैं शुरू से ही। शुचि पर्यावरण शब्द का अर्थ होता है पर्यावरण शुद्ध हो। अगला प्रश्न बनेगा कि भाई इस पाठ के रचनाकार का नाम क्या है, कवि कौन है। आप बताएंगे कवि है हरिदत्त शर्मण। हरिदत्त शर्मण के कौन से ग्रंथ से मूल रूप से ये पहला पाठ लिया है हमारा, तो वो लिया है लसलतिका से। कुल मिला के एक प्रकार से ये आपका प्रसंग बन गया है। आप जो व्याख्या आएगी ना, भावार्थ आएंगे आपके एग्जाम के लिए, जब आप लिखोगे याद करोगे तो भावार्थ के लिए प्रसंग मैंने यहाँ पर एक प्रकार से आपको तैयार करवा दिया है। आगे लिखा हुआ है सेकंड लाइन में हम पढ़ रहे हैं कि अत्र कवि यानी यहाँ पर कवि महानगराणाम यानी बड़े बड़े शहरों में यंत्राधिकेन, यंत्राधिकेन मतलब यंत्रों की अधिकता से। यंत्र मतलब क्या होता है, मशीनों की अधिकता यानी बढ़ने से, प्रवर्तित यानी पैदा होने वाले, प्रदूषणों उपरी प्रदूषण के ऊपर, चिंतित मना दृश्यते चिंतन करते हुए दिखाई देते हैं। सह कथयति वह कहते हैं, कौन कहते हैं बच्चों, हमारे कवि इस पाठ में लिखा है, वह कहते हैं कि इदम लोह चक्रम, यह लोहे का पहिया, यह लोह चक्रम यानी लोहे का पहिया, शरीर से मनश्च शोषकम अस्ति, शरीर और मन को सुखाता है। तो ये जो लोहे का पहिया है ये हमारे मन और तन को सुखाता है, ऐसा हमारे कवि कहते हैं। तो मन और तन को कैसे सुखाएगा लोहे का पहिया, इसका अर्थ ये हुआ है कि बड़े बड़े शहरों में जो प्रदूषण फैलता है बच्चों, वो हमारे शरीर पर और हमारे मन के ऊपर बहुत गलत असर डालता है। लोग बीमार होते हैं धुएं की वजह से, प्रदूषण की वजह से हमारा शरीर और हमारा मन दोनों खराब होने लगता है। इफेक्ट हम दोनों चीजें होती है। तो ये लोहे का पहिया है नाश की जड़, जो कि धुआं को पैदा कर रहा है। अब आप सोच रहे हो कि लोहे का पहिया धुआं कैसे पैदा करेगा, तो मैं आपको बता दूं कि देखिए धुआं किससे होता है, वायु प्रदूषण किससे फैलता है, गाड़ियों से। गाड़ियां जो होती है वो जब चलती तो किस पर टिकी हुई होती है, टायरों पे। अब टायर जो होता है रबड़ का, तो वो भी किस पर टिका होता है, वो होता है लोहे के पहिए के ऊपर। जो छोटा सा लोहे का पहिया होता है उसके ऊपर टायर टिका होता है। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि लोहे के पहिए के ऊपर टायर होता है, टायर से गाड़ियां चलती हैं, गाड़ियां चलने से प्रदूषण होता है यानी धुआं निकलता है, और उस धुएं का दुरुपयोग हमारे ऊपर पड़ता है ना। हमारा जो है शरीर का मन और तन सूखता है। तो ये कहाँ पर हुआ, किससे शुरुआत हुई, लोहे के पहिए से। अगर लोहे का पहिया ही नहीं होता तो टायर नहीं बनते, टायर नहीं बनते तो गाड़ियां नहीं चलती, गाड़ियां नहीं चलती तो प्रदूषण नहीं होता, प्रदूषण नहीं होता तो हमारा जीवन खराब नहीं होता। तो इसलिए कवि ने लोहे के पहिए को नाच की जड़ कहा है। वो कहते हैं अस्मात् देव यानी इस कारण ही वायुमंडलम मलिनम भवति, वायुमंडल मलिन होता है। मलिन माने गंदा, ये ध्यान रखिएगा शब्द है। आपको शब्दार्थ जैसे मैं आपको बताऊंगा तो ध्यान रखना। मलिन मतलब हुआ गंदा, प्रदूषित। भवति का मतलब होता है ठीक है। वायुमंडलम मलिनम भवति। अत्र कवि महानगरीय जीवनाथ, कवि महानगरों के जीवन से, जीवनाथ रामाथ की तरह विभक्ति कौन सी हुई, पंचमी। कारक में पंचमी विभक्ति का चिन्ह क्या होता है बताइए, बोलिए मेरे साथ। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में विभक्ति कौन सी है, पंचमी में अपादान। षष्ठी संबंध होती है काके की रारे री, संबंध काके की रारे री। अधिकरण होता है सप्तमी व्यक्ति में पे पर, संबोधन उसके बाद होता ही है हे हो अरे वो। तो संस्कृत के विद्यार्थियों आपको कारक याद होना चाहिए। सपने में भी अगर आपको नींद में भी उठा के पूछ लेने कि हाँ भाई कारक की पंचमी व्यक्ति बताओ, तो आपको बताना चाहिए अपादान से अलग होने के अर्थ में। ये आपको ध्यान होना चाहिए, तभी आप संस्कृत में बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो हम बच्चों यहाँ बात कर रहे थे जीवनाथ, शब्द लिखा है महानगरीय जीवनाथ, महानगर की जीवन से, ठीक है। पंचमी विभक्ति हुई, यहाँ पर रामात हुई, रामात की तरह शब्द चला देंगे तो जीवनाथ हो जाएगी, यानी से अलग होने के अर्थ में। तो महानगर के जीवन से सुदूरम यानी बहुत दूर, नदी निर्जरम जहाँ पर नदी है झरने हैं, वृक्ष समूह यानी पेड़ों के समूह है, लता कुंजम, लता मतलब बेलों के, कुंजम माने होता है झुंड, लताओं के झुंड है,
पक्षी कुल कलरव, पक्षियों के कुल मतलब समूह के, कलरव मतलब गूंजने वाले, कूजितम यानी गूंजने वाले, पक्षियों के शोर से गूंजने वाले, वन प्रदेशम वन प्रदेश की ओर, गमनाए यानी जाने के लिए, रामाय की तरह गमनाए शब्द होगा, अभिलषति यानी चाहते हैं। कुल मिला के इस लाइन का अर्थ हुआ कि कवि महानगर में इतने परेशान हो गए हैं, इतने दुखी हो गए कि वो अब क्या करना चाहते हैं, इस जगह को, महानगर को छोड़ करके बहुत दूर, जहाँ पर बहुत सारे पेड़ों के समूह हो, लताओं के झुंड हो, नदी है, झरने हो और पक्षियों का समूह शोर कर रहा हो, गूंज रहा हो, ऐसे वन प्रदेश में ये लोग जाना चाहते हैं। वहां जाकर के अपने जीवन को शांति और रिलैक्स करना चाहते हैं। कुल मिलाकर के इसी के ऊपर आधारित है हमारा पहला चैप्टर, जो कि आपने पहला अभी पढ़ा है ऊपर, ये पाठ की भूमिका है। अब भूमिका के पश्चात हम शुरू करेंगे पहला श्लोक। पहला श्लोक आप सबको बहुत ध्यान से समझना है। बेसिकली मैंने आपको समझा दिया कि हमारा ये जो चैप्टर है ये प्रदूषण के ऊपर आधारित है। प्रदूषण से हम सभी परेशान हैं। कुल मिला के हमारे कवि हरिदास शरण भी प्रदूषण से बहुत दुखी है, और जब वो बहुत दुखी है तो उन्होंने ये पाठ लिखा है, और सभी के लिए प्रदूषण जो है खत्म हो, पर्यावरण शुद्ध हो, शुचि पर्यावरण मतलब पर्यावरण शुद्ध हो, इस बात की हमारे कवि ने कल्पना की है, कामना की है, ईश्वर से प्रार्थना की है। चलिए पहला श्लोक शुरू हो रहा है। लिखा है, दुर्वहम अत्र जीवितम जातम प्रगतिरेव शरणम शुचि पर्यावरणम। हर श्लोक के अंत में आएगा शुचि पर्यावरणम, यह ध्यान रखें आप। दुर्वहम मतलब मुश्किल, दुर्वहम प्लस अत्र संधि विच्छेद अगर शब्द का आप देखोगे तो होगा दुर्वहम प्लस अत्र, अत्र माने यहां, दुर्वहम माने मुश्किल हो गया, मुश्किल। जातम माने हो गया है, जीवितम माने जीवन, यानी यहां जीवन जीना मुश्किल हो गया है। हमारी इस लाइन का अर्थ क्या हुआ, दुर्वहम अत्र जीवितम जातम, कि यहाँ पर जीवित रहना मुश्किल हो गया है। कहाँ पर जीवित रहना मुश्किल हो गया है, बड़े शहर में जहाँ पर कवि है, और वो कहते हैं प्रगति रेव शरणम, प्रगति प्लस एव, प्रगति यानी प्रगति, एव मतलब ही, शरणम मतलब शरण है, अब तो प्रगति की ही शरण है हमें, अब तो प्रगति में यानी प्राकृतिक सौंदर्य वाला वातावरण जो है वहां पर जाके रहना है, उसी की शरण में ही जाना है। पहले लाइन का अर्थ हो गया। वापस सुनिए क्या हुआ। लिखा है, दुर्वहम अत्र जीवितम जातम प्रकृति रेव शरणम, कि यहाँ पर जीवित रहना मुश्किल हो गया है, अब तो प्रकृति की ही शरण में जाना है। क्लियर बात। आगे लिखा है शुचि पर्यावरणम, मतलब पर्यावरण शुद्ध हो। तो इस प्रकार आपकी डेढ़ लाइन जो ऊपर दे रखी है उसका मैंने अर्थ आपको बताया है। वापस समझ लो एक बार, फिर हम आगे चलेंगे। लिखा है, दुर्वहम अत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम शुचि पर्यावरणम, यहाँ पर जीवित रहना मुश्किल हो गया है, यहाँ पर जीवित रहना मुश्किल हो गया है, अब तो प्रकृति की ही शरण में जाना है। शुचि पर्यावरणम, इसलिए पर्यावरण शुद्ध हो। ठीक है, अब हम शुरू करेंगे पहला श्लोक। लिखा है, महानगर मध्य चलद अनिशम कालायास चक्रम। श्लोक में पहली लाइन लिखी है, महानगर मध्य, महानगर मतलब महानगर, बड़े बड़े शहर, मध्य माने में, महानगर में, बीच में, महानगरों में, महानगरों में चलद अनिशम, चलद मतलब चलने वाला, अनिशम माने दिन रात, चलद अनिशम यानी दिन रात चलने वाला। क्या, कालायास चक्रम माने लोहे का पहिया। ये शब्द लिख लीजिए, थोड़ा सा कठिन है। लोहे का पहिया, ठीक है। कालायास चक्रम माने लोहे का पहिया। तो हमारी लाइन में लिखा था कि महानगर मध्य, महानगरों में चलद अनिशम दिन रात चलने वाला कौन सा, कालायास चक्रम माने लोहे का पहिया। आप जानते हैं ना बड़े बड़े शहरों में क्या होता है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें तो बहुत होती है। आपने सुना होगा, डायलॉग फेमस है ना, अगर आपने देखा हो तो, नहीं देखा हो कोई बात नहीं। अब मेरी बात ध्यान रखो कि बड़े बड़े शहरों में क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है।